Hello student, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे। गैसेस के बिहेवियर के बारे में इस थ्योरी के बारे में बात की जाती है कि गैस किस तरह का बिहेव करती है, क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अजम्पशंस की, गैस के बिहेवियर, उसके मोशंस के बारे में क्या क्या बातें कही गई। फिर हम डेरिवेशन की बात करेंगे जो कि कहलाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम अजम्पशंस ऑफ दिस काइनेटिक थ्योरीज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या अजम्पशंस दिए गए। फर्स्ट 4 पॉइंट्स जो हैं वो नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब एक गैस होती है, उसमें बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ध्यान दें बच्चों, एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर एक गैस बनती है। अब ये तो बात हो गई कि लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन गैस विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सेकेंड बात आती है, वो ये बोलती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर्स, मतलब बहुत ही छोटे डायमीटर के स्फेयर्स होते हैं, मतलब गोलाकार आकृति के होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। तो पहला तो क्या हो गया, बहुत छोटे होते हैं, इनका डायमीटर बहुत कम होता है। फिर ये स्फीयर में होते हैं, मतलब गोलाकार आकृति के होते हैं, रिजिड होते हैं। तो जस्ट फर्स्ट जो पॉइंट था उसमें हमने संख्या के बारे में बात की। सेकंड पॉइंट में हमने ये बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आकृति गोलाकार होती है, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर एक ही गैस है तो उसके जो सभी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी शेप, साइज और मास समान होंगे। बच्चों, शेप हो गई कि वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। साइज हो गया, उनका डायमीटर सबका सेम होगा अगर एक ही गैस के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, और उनका मास भी सेम होगा। अगर अलग अलग गैस होती है तो शेप, साइज और मास अलग अलग होगा, लेकिन अगर एक ही गैस होती है तो उनके जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनका शेप, साइज और मास सेम होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये बताता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो अगर हम गैस के मॉलिक्यूल से द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से कंपैरिजन करें तो वो बहुत कम होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि मान लो हम एक बहुत बड़ा जार लेते हैं, उसमें हम किसी गैस को छोड़ देते हैं, तो जो गैस का नेचर होता है वो पूरे जार को कवर्ड कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये तो हो गया पूरा जो वॉल्यूम हो गया, गैस के जार का वॉल्यूम हो गया, वो वॉल्यूम हो गया जो गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, मतलब जिसमें गैस फैल गई है। लेकिन अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम की बात करूं, मैं जितनी भी गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मान लो 1000, 2000, 10,000, लाख, उनको अगर मैं पास पास लाकर अगर वॉल्यूम करूं तो वो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो बच्चों, आई बात समझ में। एक तो होता है वह वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल्स द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है, और जिस भी एरिया में, जिस भी वॉल्यूम में गैस को छोड़ा जाता है वो वह वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर लेता है। दूसरा वॉल्यूम जो होता है गैस के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, तो वो वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल द्वारा वास्तव में घेरा जाता है वो गैस के द्वारा घेरे गए वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो ये चारों पॉइंट्स में हमने गैसेस मॉलिक्यूल्स के नेचर की बात की। स्टूडेंट्स, हम अब रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि जो काइनेटिक थ्योरी में गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में क्या बात की। एक्चुअली में मेन ये थ्योरी मॉलिक्यूल्स के, गैसेस मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में बात करती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, सबसे पहले हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार
मूवमेंट करते रहते हैं रैंडम डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उनका मोशन होता रहता है। वो सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। इसे हम मॉलिक्यूलर चार्ज कहते हैं। मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनका पहला तो क्या हो गया, मोशन रैंडम हो गया, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में, सभी पॉसिबल डायरेक्शन अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ XYZ 3 डायरेक्शन है, तो सभी डायरेक्शंस में लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। सारी पॉसिबल जो वेलोसिटीज़ हैं उससे मूवमेंट करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई 5 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई 10, कोई 15, कोई 12, जितनी भी पॉसिबल वेलोसिटीज़ है उससे मूवमेंट करते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार। तो अगर कोई पूछे आपसे कि गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, तो आप बताएंगे रैंडम मोशन होता है, ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज से होता है। ठीक है। अब जब ये जो गैस के मॉलिक्यूल मोशन करते रहते हैं, तो इस मोशन के दौरान वो एक दूसरे से टकराते हैं, जिसे कोलिजन कहा जाता है। वो एक दूसरे के साथ टकराने के साथ साथ जो कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है उसकी वॉल से भी टकराते हैं। तो पहला तो हो गया मोशन, फिर दूसरा हो गया उस मोशन के कारण कोलिजन। कोलिजन या तो आपस में होता है या कंटेनर की वॉल से होता है। अब ये कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। टक्कर से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टक्कर के बाद भी वही काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल की मेंटेन रहती है। मतलब टक्कर में किसी भी तरह की एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, किसी भी तरह की एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में क्या होता है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसे जो स्ट्रेट लाइन में कोलिजन होने से पहले जो मूवमेंट होता है उसे फ्री पाथ कहा जाता है। नाइन्थ पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल की बात करता है, और वो बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो केवल तापमान पे डिपेंड करती है। अलग अलग गैसें हैं, लेकिन मान लो उनका मास अलग अलग है लेकिन उनका टेम्परेचर अलग है। फॉर एग्जांपल किसी का मास 30 है, किसी का मास 40 है, लेकिन अगर दो गैसेस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होती है, केवल टेम्परेचर का। काइनेटिक एनर्जी गैस के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है, अनुभार पर डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह में इसका काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है दो अलग अलग गैसेस भी हैं, अगर उनका तापमान समान है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी समान होगी, चाहे उनका द्रव्यमान और परिस्थितियां अलग अलग हो। तो काइनेटिक एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। 11th पॉइंट ये बताता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे पे ना तो कोई आकर्षण बल लगाते हैं ना प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि दे एग्जर्ट नाइदर अट्रैक्टिव और नॉर रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब उनका जो मोशन है वो एक दूसरे से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है वो फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी आधार पे 12वां पॉइंट दिया गया कि गैस मॉलिक्यूल अपने आप में अलोन बिहेवियर करता है, क्योंकि उस पर दूसरे मॉलिक्यूल की प्रेजेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो कंटेनर में अकेले पड़े हैं। तो ये तो हो गए अजम्पशंस विच वर गिवन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें गैसेस मॉलिक्यूल के नेचर की भी बात की गई, उनके मोशन की बात की गई, कोलिजन की बात की गई, साथ ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स की भी बात की गई। अब हम डेरिवेशन देखते हैं जो कि काइनेटिक थ्योरी द्वारा दिया गया, जिसने कि गैस के प्रेशर को डिराइव किया। तो इस थ्योरी से हम क्या निकाल रहे हैं, गैस का प्रेशर निकाल रहे हैं। अब इसमें एक आप देखेंगे ये कंटेनर है जो कि क्यूबिक फॉर्म में है, क्यूबिक है। ठीक है, इस कंटेनर में हम देखेंगे कि गैस भरी हुई है, एक परफेक्ट गैस है जो क्यूब में भरी हुई है, और इस क्यूब की जो लेंथ है हर एक एज की वो है स्मॉल एल। ठीक है। अब अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो वो होगा एल स्क्वायर, और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ क्यूब के तो वो होता है एल क्यूब। ये पहले से ही निकाला हुआ है कि
क्यूब का जो एरिया होता है वो एल स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, जबकि वॉल्यूम होता है वो भुजा के क्यूब के बराबर होता है। अगर n है टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इनसाइड द क्यूब, m है एक मॉलिक्यूल का मास, तो टोटल मास क्या हो गया, टोटल संख्या को एक मॉलिक्यूल के मास से इंटू कर दिया m स्मॉल m n, तो ये हो गया गैस का टोटल मास। अगर मैं घनत्व की बात करूं तो घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो जो टोटल द्रव्यमान है उसमें आयतन का डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका घनत्व। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये तीन डायरेक्शंस है, एक्स वाई जेड, तीनों डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं फ्रीली रैंडमली, ये मैंने आपको अजम्पशंस में बताई थी, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से तीन एक्सिस निकल रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ये मानो कि एक डायरेक्शन में 1/3 मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में 1/3 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। अगर टोटल मॉलिक्यूल n है तो मैं कह सकती हूँ कि x डायरेक्शन में n/3 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में n/3 और z में भी n/3 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो n/3 मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रहे होते हैं। मान लो x डायरेक्शन है तो n/3 मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स n है तो n/3, तो ये मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रहे होंगे, इसी तरह y डायरेक्शन में और इसी तरह z डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि n/3 मॉलिक्यूल जो कि x डायरेक्शन में गति कर रहे थे, उनकी वेलोसिटी है c1 c2 c3 cn/3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर ये x एक्सिस पर मान लो कि कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसकी वेलोसिटी c1 है, तो जैसे ये होता है, ये मान लो इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये वॉल है। ठीक है, तो यहाँ से वो चला और ये यहाँ पे पहुंचा, टकराया, तो यहाँ पे जो संवेग में परिवर्तन की दर हो गई आपकी जो हो गई mc1। ठीक है, यहाँ से टकरा के वो वापस यहाँ पे पहुंचेगा, तो क्या हो गया -mc1, तो टोटल जो संवेग में परिवर्तन हो गया वो हो गया 2mc1। तो जो हम संवेग में परिवर्तन देखते हैं वो उस दूरी में देखते हैं जब वो जहां से चलता है वहां पर वापस आ जाए। यहाँ पे संवेग में परिवर्तन हुआ mc1, वापस आने पर हो गया -mc1, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या है उसकी c1 है। ठीक है, तो mc1 माइनस mc1 हो जाएगा 2mc1। तो एक टक्कर में अब मैं संवेग में परिवर्तन की बात करूं तो क्या होगा 2mc1 होगा। एक मॉलिक्यूल के लिए ले रही हूं जिसका वेलोसिटी है c1 इन द डायरेक्शन ऑफ x। अगर मैं इसकी एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन की बात करूं तो वो क्या हो गया 2mc1 हो गया। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ से चलता है इस पॉइंट से और इसी पॉइंट पे वापस आता है, तब हम संवेग में परिवर्तन की बात करते हैं, जो कि 2mc1 हुआ। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड होती है, तो अगर मैं नंबर ऑफ कोलिजन की बात करूं तो वेग में जो तय की गई दूरी का डिवाइड करते हैं उससे हमें नंबर ऑफ कोलिजन पता चलता है। तो जो मॉलिक्यूल की अगर हम किसी मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी है c1 और उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हुई 2l, क्योंकि यहाँ से गई l और यहाँ से वो वापस अपनी दूरी अपनी पोजीशन पे आया, ओरिजिन पे आया, तो भी l, तो जो टोटल दूरी हो गई वो 2l हो गई। तो इससे हमें पता चला कि वो पर सेकंड में मॉलिक्यूल जो कि c1 वेलोसिटी से गति कर रहा है उसकी कितनी कोलिजन होगी एक सेकंड में, वो होगी c1/2l। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन द मॉलिक्यूल ट्रेवल्स टू द अपोजिट वॉल मेकिंग कोलिजन अगेन एंड रिटर्न टू द वॉल PQRS विद द सेम स्पीड विदाउट स्ट्राइकिंग एनी अदर मॉलिक्यूल ऑन द वे द डिस्टेंस। ये चीज़ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 2l कैसे हुआ। मॉलिक्यूल पहले अपने ओरिजिन से चला, दीवार से टकराया, वापस अपने ओरिजिन पे आ गया, पहली बार में दूरी तय की गई l, दूसरी बार में दूरी तय की गई l, तो टोटल दूरी हो गई 2l। तो आपको ये c1/2l कैसे आया ये भी समझ में आ गया। अभी तक हमने एक मॉलिक्यूल जो कि x डायरेक्शन में c1 वेलोसिटी से मूव करता है उसके लिए हमने चेंज
इन मोमेंटम निकाला और टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन निकाली। अब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम इन पर सेकेंड, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन पर सेकेंड। अब आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगी कि मोमेंटम में चेंज था 2m/c1। अब इसमें पर सेकंड हमें निकालना है तो हमें सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड क्या होता है, वेग होता है दूरी बटा समय, तो समय क्या हो गया, दूरी बटा वेग। दूरी थी हमारी तय की गई दूरी 2l और वेग था हमारा c1। तो अगर मैं इस c1 को ऊपर ले जाऊंगी तो मेरा जो चेंज इन द मोमेंटम पर सेकंड बना 2m/c1 इंटू c1/2l। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा आपका mc1 स्क्वायर/l। ये हो गया एक मॉलिक्यूल जो कि c1 वेलोसिटी से कर रहा है, उसके लिए चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड। यहाँ पे हमने सेकंड से डिवाइड कर दिया था, तो mc1 स्क्वायर/l उस मॉलिक्यूल के चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड हो गया जो c1 वेलोसिटी से कर रहा था। इसी तरह c2 के लिए c और cn/3 के लिए करके हम टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड निकाल लेंगे। यहाँ पे m/l कॉमन ले लिया तो ये आ गया c1 c2 स्क्वायर। फिर अगर लेकिन जो ये c स्क्वायर एवरेज वो वेलोसिटी होती है वो ये होती है। ठीक है, तो आपने इसका बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर सो ऑन अपॉन n/3। तो ये जो इस उसमें ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को आप देखिए कि अगर मैं इस टर्म को इससे रिप्लेस कर दूं, ठीक है, ये जो चीज हो गई वो किसके बराबर हो जाएगी, n/3 अपॉन c स्क्वायर। तो इस पूरी टर्म की जगह आप लिख देंगे n/3 c स्क्वायर। इसको मैं अगर रीअरेंज करूंगी तो 1/3 nmc/l हो जाएगा। तो ये एक तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया और n और m एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके टोटल मास बनाता है। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। तो इस पूरी टर्म को मैं फोर्स के बराबर लिख सकती हूँ। तो फोर्स कितना हो गया, 1/3 nmc/l। ठीक है, तो यहाँ से अपने को फोर्स निकल के आ गया। अब फोर्स आ गया तो फोर्स से आप प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपन ने निकाल लिया, एरिया मैंने बताया था क्यूब का l स्क्वायर होगा, तो जो प्रेशर होगा वो 1/3 nmc/l³ हो जाएगा। ठीक है, l³ को मैं वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकती हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि l³ क्या होता है, वॉल्यूम। nm को मैं मास से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला आपका ये आ गया। ठीक है, मैंने बताया था घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो मतलब m/v को घनत्व से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो प्रेशर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 घनत्व वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो c है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है, जिसे कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पहले हमने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, फिर मोमेंटम में चेंज की रेट निकाली, मतलब पर सेकंड होने वाले चेंज को निकाला। पहले एक मॉलिक्यूल को निकाला, फिर इसमें हमने ना सारे मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड कर दिया, फिर हमारा फोर्स आ गया, फोर्स से हमने प्रेशर निकाल लिया और इसमें जो वेलोसिटी है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस और डेरिवेशन की बात की। हमने प्रेशर निकालने तक की बात आज की लेक्चर में कर ली है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।